उसके बारे में, आगमन के बारे में, निगमन के बारे में, और मेथड ऑफ टीचिंग क्या है उसके बारे में। और व्याकरण शिक्षण क्या है? तो व्याकरण शिक्षण क्या है कि व्याकरण में गद्य और पद्य में आए हुए, गद्य और पद्य में आए हुए जो व्याकरण है, उन व्याकरणों को सिखाने के लिए, संस्कृत में जो व्याकरण, उन व्याकरणों को सिखाने के लिए, अंग्रेजी में जो व्याकरण है, उन व्याकरणों को सिखाने के लिए जो है वो जो नियम अपनाए जाते हैं या जो पद्धति अपनाई जाती है, उनको पढ़ाने का जो तरीका अपनाया जाता है, उसी को कहते हैं क्या? व्याकरण के शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की विधियां उन्हीं को कहते हैं। अब व्याकरण जो है वह क्यों सिखाया जाता है? व्याकरण, पहली बात तो व्याकरण सिखाने के लिए बच्चे की मातृभाषा होना जरूरी है। दूसरी बात, व्याकरण सिखाने के लिए, व्याकरण सिखाने से बच्चों को नियम का पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किस नियम के आधार पे है, या फिर वाक्य में जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण किस जगह पे है, साथ में तत्सम, तत्सम, तद्भव शब्द कहाँ कहाँ पे हैं, और वचन, लिंग, ये सब कहाँ है, कारक कहाँ पे है, समास कहाँ पे है, अलंकार कहाँ पे है। तो इनके अलंकार के नियम, समास के नियम, और जो है वो अपना विभक्ति के नियम के साथ साथ में कर्ता, कारक, कर्म, कारक, इन सभी का नियम, और एक वचन, बहुवचन, और साथ में जो लिंग है वो लिंग, इन सभी के बारे में जानकारी जो कराना है, वही क्या है? वह व्याकरण का शिक्षण है। तो व्याकरण का शिक्षण कराने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है, वही उसी को कहते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों में, व्याकरण शिक्षण की विधियों में हमने कुछ चर्चाएं कर ली हैं। व्याकरण शिक्षण के कराते समय जो है कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे बच्चे को सबसे पहले जो है वो कंटेंट का नॉलेज हो। यानी अगर हम सबसे पहले ही बच्चे को व्याकरण सिखा देंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। उससे पहले क्या है, गद्य और पद्य की जानकारी होनी चाहिए। कंटेंट जो है उस कंटेंट की जानकारी होनी चाहिए। अब कंटेंट में आते समय, कंटेंट पढ़ाते समय साथ साथ में जो है हम कभी-कभी साथ साथ में हम व्याकरण का भी इस्तेमाल, व्याकरण भी पढ़ाते चलते हैं। या कंटेंट है तो उस कंटेंट में हम कहते हैं कि चलो अच्छा इसमें बताओ संज्ञा कौन सा, सर्वनाम कौन सा, क्रिया विशेषण कौन सा है, वो बताओ। तो ये सब चीजें जो हम साथ साथ में चलाते रहते हैं। तो ऐसे व्याकरण करने के लिए, व्याकरण सिखाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे को कंटेंट का नॉलेज होना, बच्चे को मातृभाषा का नॉलेज होना। अब इसके लिए जो है, अब व्याकरण सिखाने के लिए व्याकरण कौन सिखा सकता है? तो व्याकरण सिखाने के लिए व्याकरण के शिक्षण की विधियां जो जानता है वही सिखा सकता है, और व्याकरण के नियम को जिसको अच्छी तरह से पता है वही व्याकरण शिक्षण करवा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो तथ्य हैं, और बहुत सारे तथ्य व्याकरण के बारे में मैंने पिछले नहीं चर्चा किया हुआ था, बट यहाँ पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद जो विधियां हैं उन विधियों में इनका प्रयोग लगेगा। अभी तक मैंने आपके सामने जो है वो आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में चर्चा मैंने कर दी हुई थी। आगमन विधि और निगमन विधि मैं यहाँ आपको खाली रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन का पार्ट मैं इसके साथ में जोड़ूंगा नहीं, मैं ये वीडियो में कट कर दूंगा। तो आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में मैंने चर्चा कर दी हुई थी कि जो आगमन विधि है, वो आगमन विधि हमेशा ये कहती है कि वो जो है स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है, और मूर्त से जो है वह अमूर्त की ओर जाना है। तो ये हमेशा इस पर ध्यान करती है आगमन विधि। और मैंने बताया हुआ था कि व्याकरण शिक्षण की विधियों में जो है आगमन विधि होती है, समवाय पाठ्य विधि होती है, और निगमन विधि, आगमन निगमन विधि होता है, सूत्र विधि होता है, भाषा संसर्ग विधि होता है, और अनौपचारिक विधि होता है, और व्याकृति विधि होती है। इनके बारे में मैंने चर्चा कर दिया हुआ था। फिर मैंने बताया हुआ था कि आगमन विधि क्या है। तो आगमन विधि जहां पे विशिष्ट से सामान्य की ओर, जहां पे हम जो है उसको आगमन विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर जब जाते हैं, यानी सबसे पहले जो है विशिष्ट वस्तु को बताते हैं, फिर सामान्य की तरफ जाते हैं। वहीं ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, वही जो है मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं। ये सब मैंने आपको चर्चा कर दिया हुआ था। मैंने जो है इसके बाद ये बताया हुआ था कि इसका जो सूत्र है, वह उसका जो रूल कैसे होता है। तो सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करना होता है, फिर जो है उदाहरणों के बाद उसका विश्लेषण करना होता है कि उदाहरण में कैसे प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद उनका नियमीकरण करना पड़ता है कि इसमें कौन सा नियम आएगा, और फिर उसका जो है वह परीक्षण या अभ्यास करवाया जाता है। तो ये जो है आगमन विधि का मैंने बताया हुआ था। आगमन के बाद मैंने लास्ट में बताया हुआ था कि निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि जो है आगमन विधि का ठीक उल्टा होता है। इसको डीजीएस के नाम से जानते हैं, यानी डी मतलब डिडक्टिव, जी मतलब जनरल से स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। सेम जो आगमन विधि है, आगमन विधि का यह उल्टा होती है, आगमन विधि का उल्टा होती है। इसे जो है उसका विरुद्धा भी कहते हैं। ये सब मैंने चर्चा आपके सामने कर दिया हुआ था। इसे मैंने बताया हुआ था कि सबसे पहले नियम,
नियम या सिद्धांत का वर्णन करना, पहले नियम और सिद्धांत बताने हैं और उसके बाद उसी नियमों के आधार पे कुछ उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद उसका परीक्षण करना है, फिर सत्यापन करना है। तो ये सब चीज जो है वह मैंने आपको बता दिया हुआ था जब मैंने कल बताया हुआ था, कल मैंने चर्चा करी, परसों चर्चा करी हुई थी। तो निगमन विधि के बारे में, निगमन विधि के सूत्र जो है वो सूत्र कौन कौन से प्रयोग होते थे, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, और अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। जो उसका उसमें सूत्र जो हमने प्रयोग किया हुआ था उसी का सूत्र यहाँ पे उल्टा, ठीक उल्टा सूत्र जो है यहाँ आगमन निगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि को जो है वह इंडक्टिव मेथड कहते हैं और निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन विधि जो है वह हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, निगमन विधि जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जो आगमन विधि है, आगमन विधि में हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद नियम की संकल्पना बनाते हैं, जबकि निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताते हैं, फिर जो है उसके बाद उदाहरण की संकल्पना बताते हैं, उसका सत्यापन करते हैं। ये सब चीज जो है मैंने आपको बता दिया था। व्याकरण में हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैंने एक बार और बताया हुआ था, एक चीज और बात आपके सामने करी हुई थी कि जो है ये निगमन विधि है, आगमन विधि है, आगमन विधि वैज्ञानिक तो मानी जाती है, बट जो है वह निगमन विधि के बगैर वह अधूरी होती है। तो ये दोनों आगमन और निगमन, ये दोनों विधियां जो है, ये दोनों विधियां एक दूसरे के पूरक हैं। जब इन दोनों विधियों को, चलिए एक चीज ये है और एक चीज ये है, दोनों अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों अपने रास्ते पे चल रहे हैं, ये भी अपना अच्छा काम करिए और ये भी अच्छा काम करिए। अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितना और अच्छा काम होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हुआ था कि एक तरफ जो है हम वो सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ जो है बॉटम टू जो है टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एक तरफ से हम यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। यानी हमने पहले उदाहरण बताया, उदाहरण बताने के बाद जो है, उदाहरण बताने के बाद हम नियम बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हमने लेफ्ट का संकल्पना तो बता दिया, लेफ्ट की संकल्पना बता दी कि यह लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड। और वही जो है हम यहाँ पे जो है बॉटम से हम टॉप की तरफ जाते हैं, बॉटम की तरफ से टॉप की तरफ जा रहे हैं। यानी हम यहाँ पे पहले नियम बनाएंगे, पहले नियम बताएंगे, नियम बताने के बाद जो है फिर हम उसकी संकल्पना बताएंगे। तो ये जो है हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों राइट और लेफ्ट अगर सही नहीं हुआ, अगर राइट और लेफ्ट दोनों सही नहीं हुआ, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर दोनों सही नहीं हुआ तो क्या होता है, हम खाली अगर बायां पक्ष की बात करें या दायां पक्ष की बात करें तो बायां पक्ष अपनी तरफ अलग जाएगा, दायां पक्ष अपनी तरफ अलग जाएगा। अगर हम इन दोनों को मिला दें, दोनों का सत्यापन करें, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का अगर मिलान कर दें तो क्या होगा, तो यह और भी बेहतर बन जाएगा, यानी सबसे पहले हम उदाहरणों को बताते जो हम नियम बता रहे हैं फिर इसको सत्यापन कर रहे हैं, वैसे यहाँ नियम बता करके जो है उसका सत्यापन करते उदाहरण की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों, अगर हम इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी पद्धति में, किसी भी शिक्षण में, तो क्या होगा, यह और सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी यह और बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे और बेहतर बनाने के लिए एक और विधि होती है जिस विधि का नाम होता है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि ये दोनों एक साथ में चलती है। तो यहां तक मैंने जो आगमन और निगमन के बारे में मैंने चर्चा कर दिया हुआ था, इसके गुण दोष के बारे में बताया हुआ था। अब यहां से जो है हमारा व्याकरण शिक्षण का जो अगला वाला पार्ट है, अगले जो हमारे बाकी के जो विधियां हमारी बच रही हैं, उन बाकी की विधियों के बारे में हम यहाँ से जो है वो चर्चा करेंगे। तो बाकी की विधियां हमारी कौन कौन सी बच रही हैं, वह आगमन निगमन विधि बच रही है, उसमें सूत्र विधि बच रहा है, भाषा संसर्ग विधि बच रहा है, समवाय प्रणाली विधि बच रही है, और अनौपचारिक विधि बच रही है, तथा अव्याकृत विधि बच रही है। इन विधियों के बारे में जो है इसमें आगे की उसमें स्लाइड में और आगे का लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो है आपका आगे का जो पढ़ाई है, आगे का जो मेथड है, वो आगे के मेथड की चर्चा होगी। यहाँ तक मैंने आपका एक रिवीजन करवाया है, पीछे जाकर के मैंने थोड़ा सा आपका रिवीजन करवाया है, ताकि आप कल के पढ़ाए हुए बातों को एक बार जो है अपने मस्तिष्क में साफ साफ रख लें। रिवीजन एक बार हो जाएगा तो मैं आगे की बात को बताने में, आपके लिए मैं एक अपनी तरफ खींचने में जो है वो मुझे मदद मिलेगी। तो यहाँ से आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच जो है वो व्याकरण शिक्षण का आगे का पार्ट मैं लेके आया हूं। तो आप सभी लोग यहाँ से ध्यान से जो है वो सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे